हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग बिहार पुलिस एएसआई और बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट डेली जो 10 क्वेश्चन की श्रृंखला चला रहे हैं, आज उसका तीसरा पार्ट है। और ये 10 क्वेश्चन बड़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट भी हुए हैं और आने की संभावना भी प्रबल है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? विक्रम संबंध, गुप्त संबंध, शक संबंध और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संबंध पर आधारित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और एक शक संबंध की शुरुआत होती है 78 ईस्वी, 78 एडी में, यानी ईस्वी में, और कनिष्क के समय में होती है। ये कनिष्क शासक है, आप जानते हैं कनिष्क कुषाण वंश का है, और कुषाण वंश के जो संस्थापक है कुजुल कुडफिसस को माना जाता है, और उसी का एक महत्वपूर्ण शासक है कनिष्क। तो शक संबंध की शुरुआत होती है 78 में। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है इस पर आधारित है। और विक्रम संवत है ये 57 बीसी है, 57 बीसी में है। गुप्त संवत आप जानते हैं 319 20 में होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना का अंतर होता है, तो दोनों को आप घटाइएगा तो 135 बरस का अंतर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे गीता रहस्य, जो बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में है बाल गंगाधर तिलक, सी में है विनोबा भावे, डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। गीता रहस्य इन्होंने बर्मा के मांडले जेल में लिखा था। 1908 में इनको 6 वर्ष की सज़ा हुई थी और इनको बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। तो वहीं मांडले जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना किया था। ऑप्शन ये है। गोपाल कृष्ण गोखले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। MK गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, राजनीतिक गुरु हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके भी राजनीतिक गुरु है महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं यहाँ से। और विनोबा भावे को आप जान रहे हैं कि ये भूदान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जानते हैं कि हमारी जो संसद है वो 3 से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये भी प्रश्न आते हैं कि संसद बनी है तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्वेश्चन है, पहला है राष्ट्रपति को, बी उपराष्ट्रपति को, सी उच्चतम न्यायालय को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि राज्यसभा है ना, वो कभी भंग ही नहीं होता है, इसको भंग नहीं किया जाता है। और प्रत्येक 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य इन करते हैं, इसीलिए भंग ही नहीं होता है, ये कभी समाप्त ही नहीं होता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। जैसे लोकसभा का 5 वर्ष होता है, उस तरह राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो सभापति होता है, वो वहीं उपराष्ट्रपति भी होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि यह अस्थायी सदन है, ये भंग ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो CAG है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी है वित्त मंत्री द्वारा, और डी है अध्यक्ष, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। जानते हैं नीति आयोग का तो जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये तो करते नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो राष्ट्रपति। आप जानते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संविधान के आर्टिकल 148 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक? तो 148 याद रखना, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ऑप्शन है फ्रांस में, बी में है इंग्लैंड, सी में है जर्मनी और डी में है अमेरिका। तो आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। क्यों? कि इंग्लैंड में ही वैसा वातावरण था औद्योगिक क्रांति के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के
बहुत सारे देशों पर उसका कॉलोनी था, उपनिवेश था, बहुत सारा देश, भारत भी उसमें था। तो उसके लिए जो कच्चे माल मिल रहे थे औद्योगिक क्रांति के लिए, वो इन देशों से मिल रहे थे। और वो जो कच्चे माल से जो माल तैयार हो रहा था, उसके लिए बाजार भी यही देश थे। और वहाँ से कच्चा माल जाता था, फिर वो तैयार होकर इन्हीं बाज़ारों में बिक रहा था। तो इसीलिए बहुत सारा कारण था। यही सब कारण के चलते ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही होती है, बाकी देशों में नहीं होती, क्योंकि बाकी देशों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया समिति का संबंध किस विषय से? ऑप्शन है ए है अप्रत्यक्ष कर से, बी है कर प्रशासन से, और सी है केंद्र राज्य संबंध से, और डी है रेलवे किराया भाड़ा से। तो सरकारिया समिति का जो संबंध है वो केंद्र राज्य से, केंद्र राज्य संबंध से है सरकारिया समिति। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना उपग्रह वाले ग्रह है, मतलब कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है बुध और शनि, बी है बुध और शुक्र, सी है मंगल और बुध, और डी में है अरुण और वरुण। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है, बाकी ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसको उपग्रह नहीं है, सबको कुछ न कुछ उपग्रह है, लेकिन बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जानते हैं कि बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य की ये परिक्रमा 88 दिन में ही कर लेता है। हाँ, शुक्र को आप जानते हैं कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, शाम और भोर का तारा कहा जाता है, ये सब शुक्र का उपनाम है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? ए है कॉपर यानी तांबा, बी है निकेल, सी है सिल्वर, और डी है जिंक। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होगा। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। तो यहाँ पूछ रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ऑप्शन ए है ए और बी, ऑप्शन बी में है बी और सी, ऑप्शन सी है सी और डी में है ए और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। आंसर बी इज राइट आंसर। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन होता है ए डी ई के। ये वसा में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है बी और सी। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, गुलामगिरी का लेखक कौन थे? यानी गुलामगिरी जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी, सी में है ज्योतिबा फुले, और डी में है पेरियार स्वामी। तो जो ये पुस्तक लिखे हैं गुलामगिरी, ये है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले राइट आंसर है, ऑप्शन सी। और आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज ये भी ज्योतिबा फुले का है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलामगिरी के लेखक हैं और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का शमशान कहलाता है। आरबीसी का शमशान कौन है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है अस्थि मज्जा, सी है ब्रिक, और डी है प्लीहा। तो आरबीसी का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। एस्प्लीन, एस्प्लीन, एस्प्लीन भी कहते हैं इसको, और आरबीसी का शमशान प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी का जो होता है निर्माण वो अस्थि मज्जा में होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन शमशान घाट प्लीहा को कहते हैं। इसका जो औसत जीवन होता है 120 दिन का होता है, औसत जीवन 120 दिन का होता है, ये भी पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, सी है पर्वतीय मिट्टी, और डी है लेटेराइट मिट्टी। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये जलोढ़ दो होती है,
एक खादर, इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, और एक बांगर। ये भी क्वेश्चन पूछता है, खादर, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट इसके पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।